नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंतर्गत हम हिंदी के बारे में जो जानकारी ले रहे थे कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, उन सभी के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि इस आज की क्लास को सभी जने शेयर कर दीजिएगा तथा ABY का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसको सभी जने फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी साथियों तक आज की क्लास को पहुंचाइएगा, क्योंकि आने वाले समय की जो भी व्यक्ति या जो भी साथीगण हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या पटवारी, ग्राम सेवक किसी भी प्रकार की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी अपनी सफलता को इस क्लास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी इस क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हिंदी भाषा थी, इस हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति थी वो उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, उन सभी के बारे में हमने क्या ली, जानकारी ली कि हिंदी भाषा कहाँ से आई, किस प्रकार से हिंदी भाषा बना, कौन सी भाषा का शब्द था, ये सारी चीजें, हिंदी भाषा का प्रारंभिक समय क्या था, सभी भाषाओं की जननी कौन सी थी, भाषा का अर्थ क्या था, इन सभी के बारे में हमने क्या किया था, जानकारी ले चुके थे। चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इससे आगे कि हमारी जो लिपि है वो क्या है। तो उत्पत्ति हमारी हो चुकी थी और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा की व्याकरण किसके बारे में साथियों, हिंदी भाषा की व्याकरण के बारे में पढ़ने। बिल्कुल, आइए देखते हैं हिंदी भाषा की व्याकरण। भाषा की व्याकरण, अब बात आती है हिंदी भाषा की व्याकरण कैसे, भाषा का व्याकरण क्या है, क्या नहीं, क्या क्या होता है, सभी के बारे में हम क्या लेने वाले हैं, जानकारी। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिपि के बारे में। किसके बारे में साथियों, सभी जानते हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि लिपि क्या होती है। देखिए, लिपि के बारे में अगर बात करें, कोई व्यक्ति को ज्ञान कितना भी हो, नॉलेज कितना भी हो, लेकिन जिन शब्दों को वो लिखता है वही, यानी जिन वर्णों को वो लिखता है वो वर्ण किस टाइप के हैं, या वर्ण कैसे हैं, या वोवेल्स कैसे हैं, या आपके प्रोनाउंसिएशन उनका किस तरह से आ रहा है, उसके बारे में, ये लिपि जो है हमारे लिखने की जो कला होती है उसी के बारे में कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ लिपियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी लिपि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या भारत की जो लिपि है या हिंदी की जो लिपि है वो कैसी हैं, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए देखें, कुछ लिपियों के बारे में हम देख लेते हैं कि लिपियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कैसी, कहते हैं ना कि जिस भाषा के हम हैं, जिस भाषा में हम बात करते हैं, क्यों ना सबसे पहले उसी की लिपि के बारे में जानकारी हो हमें। हिंदी भाषा की लिपि, दूसरी आती है आपकी, अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की भी लिपि कौन सी है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बताइए संस्कृत भाषा की क्या आपसे पूछा जा सकता है। मराठी भाषा की, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, यह भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, कौन सी भाषा की, पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की, यह आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, भाषा की लिपि। चलिए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी लिपियां कौन कौन सी हैं, सभी को पता भी होना चाहिए कि इनकी लिपि कौन सी है, कौन सी नहीं है। चलिए, सबसे पहले आती है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी। देखो, हमें सबको पता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, जिन हिंदी भाषा के वर्णों को हम लिखते हैं, जो वो लिखने की जो कला है या लिखने की जो बनावट है वो हमारी किस प्रकार की है, तो कहा जाता है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि, देवनागरी। किस प्रकार की लिपि है, देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की क्या है,
लिपि है। दूसरी पूछा जाता है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है साथियों वो बिल्कुल कौन सी है, वो भी आपकी देवनागरी ही लिपि है। यानी भारत के अंदर जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी हमारी कौन सी है, देवनागरी है। और इसके बाद में मराठी भाषा की जो लिपि है वो भी कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि है। बिल्कुल कौन सी है, देवनागरी। मराठी भाषा की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब बहुत सारे जनों को वहां पर एग्जाम में आ जाता है, इसका मतलब ये सब भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उन सभी की लिपियां क्या होगी, एक जैसी, यानी देवनागरी ही होगी। लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पर पंजाबी भाषा की अगर लिपि पूछे आपसे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन कैसी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि साथियों आपकी कौन सी है, ये गुरुमुखी लिपि है। कौन सी, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि है साथियों, गुरुमुखी। आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी, लेकिन पंजाबी भाषा की लिपि कैसी है, गुरुमुखी लिपि है। अब यहाँ पर पूछे कि नेपाल, अब नेपाल तो देश ही अलग है, तो इसकी तो लिपि डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। लेकिन साथियों याद रख लीजिएगा, नेपाल के अंदर जो लिपि है वो हमारी ही हिंदी की एक लिपि है, देवनागरी की ही लिपि है। यानी वहां पर भी देवनागरी लिपि में ही कहा जाता है। तो नेपाल की भी अगर आपसे पूछ ले कि नेपाल की लिपि कौन सी है, तो बिल्कुल देवनागरी लिपि है साथियों, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और किसकी है। तो अगली आती है हमारी अंग्रेजी भाषा की लिपि की, अंग्रेजी भाषा की लिपि। भाषा की लिपि कैसी है, सबसे नेक्स्ट आती है आपकी अंग्रेजी भाषा की भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे कि उर्दू भाषा की लिपि कैसी है, कौन सी भाषा, उर्दू भाषा की लिपि कैसी है। बिल्कुल अंग्रेजी भाषा की अगर आपसे लिपि पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है, बिल्कुल साथियों याद रख लीजिएगा कि वो रोमन लिपि है। कैसी लिपि है साथियों, रोमन लिपि, बिल्कुल याद रखना, रोमन लिपि, रोमन है, रोमन लिपि है, बिल्कुल रोमन लिपि आपकी किसकी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। दूसरी उर्दू भाषा की अगर लिपि आपसे पूछा जाए तो उर्दू भाषा की लिपि कैसी हो जाएगी, फारसी लिपि। कैसी लिपि है यहाँ की, फारसी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उर्दू भाषा की लिपि कैसी है, तो फारसी लिपि। कैसी है, फारसी। ये थी आपकी कुछ लिपियां जहां पर हमने, और लिपि के बारे में अगर पूछूं मैं आपसे कि लिपि होती ही क्या है, तो लिपि यानी लिखने की जो कला होती है वही हमारी लिपि कहलाती है। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी जो लिपि है उस प्रकार की लिपि है। तो ये था हमारा लिपियों का ज्ञान। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं व्याकरण के बारे में। किसके बारे में, हिंदी भाषा की जो व्याकरण है, व्याकरण कैसे बना है, व्याकरण शब्द क्या है, व्याकरण शब्द किस वचनों के अंतर्गत, कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या लिंग है, पुल्लिंग है, किस प्रकार का शब्द है, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, हम जानकारी लेंगे साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब व्याकरण के कोई भी चीज समझ में नहीं आया है साथियों, बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताइएगा, बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। और सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो सभी से निवेदन है इस क्लास को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए व्याकरण, अब बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के बारे में अगर मैं कहूँ आपसे, तो व्याकरण वह शास्त्र होता है, क्या होता है, व्याकरण के बारे में अगर कहा जाए तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किसका, शुद्ध रूप का, किसका, शुद्ध रूप का। किसके शुद्ध रूप का, तो शब्दों के शुद्ध रूप का क्या हो जाता है, ज्ञान होता है। एक तो शब्दों के, एक वाक्यों के, इनके शुद्ध रूप का क्या होगा, आपको ज्ञान होगा, वही क्या कहलाएगी, व्याकरण कहलाएगी। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हो। वह शास्त्र है व्याकरण, वह शास्त्र हैं
के द्वारा शब्दों के द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान के द्वारा किसका शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। अभी व्याकरण जो है, इस व्याकरण शब्द में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्याकरण शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग आते हैं साथियों। तो इसका एक बार संधि करेंगे हम लोग। संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो इसमें देखते हैं ये शब्द जो होता है वो क्या बनता है, ये 2-3 शब्दों से 3 बार टूटता है। सबसे पहले या से पहले जब भी आधा अक्षर आएगा उसे हम छोटी ही या बड़ी ही की मात्रा से, तो सबसे पहला तो टूटेगा यहां से डी प्लस ये य के आ की मात्रा है, तो ये यहां पर आ प्लस ये करण, प्रकार से क्या बन जाएगा, व्याकरण शब्द की संधि विच्छेद होगा। बी प्लस आ प्लस करण क्या हो जाएगा, बी प्लस आ प्लस करण। ये था इसके अंदर। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, जैसे लिखना, जैसे बोलना और जैसे पढ़ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इसी व्याकरण के अंदर। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्याकरण में क्या क्या आता है, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा व्याकरण में। तो जैसे बोलना, लिखना और पढ़ना, ये सारी किसमें आते हैं, व्याकरण के अंदर आते हैं साथियों। याद रखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी चीजें किसमें आती हैं, आपके व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी व्याकरण जो शब्द है ये भी बहुत बार पूछा गया है कि व्याकरण शब्द किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है या नपुंसकलिंग है। वैसे हिंदी के अंदर आपके 2 ही क्या होते हैं, लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ना कि नपुंसकलिंग, क्योंकि वो संस्कृत भाषा के अंदर होता है। किसमें होता है, संस्कृत भाषा के अंदर होता है नपुंसकलिंग। ना तो स्त्री ना पुरुष के रूप में माना जाता है, वो नपुंसकलिंग के अंदर आता है और वो संस्कृत के अंदर होता है, संस्कृत भाषा में, ना कि हिंदी भाषा में। यहाँ पर 2, तो ये याद रख लीजिएगा। जो ये व्याकरण शब्द हैं, ये व्याकरण शब्द कौन सी भाषा का, तो ये आपका विशेष रूप से याद रख लेना, ये पुल्लिंग, लिंगों में कौन सा, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, व्याकरण, तो व्याकरण है वो किस प्रकार का शब्द है, व्याकरण शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्या है, व्याकरण शब्द पुल्लिंग, व्याकरण शब्द किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। बहुत विशेष रूप से याद रख लेना, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्याकरण जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है साथियों, पुल्लिंग शब्द है। तो ये व्याकरण के बारे में ज्ञान हुआ। अब व्याकरण के अंतर्गत आगे चलते हैं कि व्याकरण के मूल रूप से कितने अंग होते हैं, या अंग कह सकते हो आप लोग, या कितने पार्ट होते हैं यानी भाग होते हैं। तो बिल्कुल व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं साथियों, व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं तीनों पार्ट कौन कौन से व्याकरण के पार्ट या अंग। व्याकरण अंग, बिल्कुल व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये 3 अंग कौन कौन से, देखना सभी जनों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ, एक बार इधर देख लीजिए। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी लेना चाहो आप ले सकते हो, साथ साथ में क्लास भी क्या कर सकते हो, नोट करते रहिएगा। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा समझने पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कोशिश कीजिएगा आप क्लास से जुड़े रहें, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी बदलता नहीं है, के नियम हर चीज़ वही की वही रहती है। आपकी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए तो आपकी क्या हो गया, राजस्थान में हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों चेंजेस आया, आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस आया, ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस आ गया डिस्ट्रिक्ट चेंज होने की वजह। लेकिन हिंदी में चाहे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चाहे
पूरा देश चेंज हो जाओ, लेकिन हिंदी में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। ये कि यही रहने वाले हैं, यही हिंदी है, यही व्याकरण है, यही संधि है, यही समास है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। और सीधी सी बात है, हिंदी में आज दिन तक कोई भी अच्छी से अच्छी फैकल्टी हो, चाहे अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो, 100 में से 100 लाना पॉसिबल नहीं होता है। और जो लेके आता है तो उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई की बात है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहा जाता है कि इसमें कोई भी 100 में से 100 ला पाता है। चलिए, कितने व्याकरण के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। अब 3 अंग कौन कौन से देखना सभी को पता ही होगा। सबसे पहला अंग आता है वर्ण विचार। क्या आता है आपका? वर्ण। सबसे पहला वर्ण। दूसरा आता है आपका शब्द विचार। क्या आता है? शब्द विचार। तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। यानी इसका मतलब इसको कह सकते हैं, सबसे पहला वर्ण होते हैं, वर्णों से कुछ, बहुत सारे वर्णों से या कुछ वर्णों से या 2 या 3 वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। और कुछ शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो बिल्कुल वर्णों से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। ये विशेष रूप से आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। तो व्याकरण के अंग कितने हैं? 3 हैं। अब वर्णों के अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हम ले सकते हैं वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखना सारे वर्ण आते हैं हमारे। कहते हैं ना, कुल वर्ण जो है वो 52 है, मूल वर्ण जो है 44 है, तो सभी वर्णों में ही आते हैं। तो इसमें क, च, क, त, प, ये वर्ण हो गए। अब शब्द की बात आती है। शब्द हमेशा से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और हमेशा स्कूलों में या शिक्षा विभाग के अंदर हर जगह एक ही चीज है, राम श्याम गीता सीता, ये तो पढ़ाया ही जाता है। पता नहीं ना तो पार्ले जी की लड़की बड़ी हुई है, ना MDH मसाले वाले जो बादशाह थे वो कभी बुजुर्ग हुए हैं, वैसे के वैसे ही हैं वो आज भी। हाँ, उन डिब्बों के ऊपर वैसे के वैसे ही है, ठीक है ना, उनकी जो पैकेजिंग है ना उनके ऊपर वैसे ही है। जबकि MDH वाले मसाले वाले जो हैं वो तो उनकी तो क्या हो गई है? मृत्यु। और पार्ले जी वाली जो लड़की है, उस लड़की की भी क्या है? अभी तो बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है वो भी, उसके बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कुछ चीजें, तो यहाँ पर भी हम भी वही पढ़ते हुए आ रहे हैं, राम श्याम गीता सीता, हिंदी के अंदर यही चलाते हैं। कौन सा नाम लेके आए? अगर आपको लगे कि नहीं सर हम तो राम श्याम गीता नहीं, तो आज के नाम ले सकते हो, टोनी मोनी रिंकू टिंकू, जो नाम चाहे आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। लेकिन बिल्कुल राम श्याम सीता ये क्या हैं? ये सारे ही शब्द हैं। अब बात आती है वाक्य। इन्हीं शब्दों के मेल से क्या करता है? वाक्य बनते हैं। जैसे वाक्य बनाते हैं, राम खाना खाता है। राम बचपन से खाना खा ही रहा है और अभी तक खा ही रहे हैं राम, तो बिल्कुल राम क्या हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा, राम खाना खाता है। विशेष रूप से राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। बिल्कुल ये हमारे क्या हो गए? वाक्य हो गए साथियों। ये हमारे कुछ वाक्य हैं कि राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। शब्द अगर पूछ ले तो राम श्याम सीता गीता मीरा राधा, जो भी हैं ये शब्द हो जाएंगे। वर्ण विचार पूछ ले तो चा अपने का च ट त प क ख ग ग न च च ज ण प प फ ब ब म ट ट ड ड ण, इस प्रकार से सारे ही वर्ण य ल व अक्षत्र ज्ञानी वगैरह इस तरह के जो सारे ही वर्ण हैं वो सारे वर्ण कहलाते हैं। तो ये सारी तो बातें इनके बारे में आ गई। अब यहाँ से जो मेन प्रश्न पूछा जाता है साथियों वो क्या होता है, किस तरह से होगा, तो वो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं साथियों कि भाषा की, प्रश्न क्या पूछा है देखना, पहले एक बार समझना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों, तो बिल्कुल सब जनों के मन में, बहुत सारे जने जब पढ़ाता हूं मैं क्लास में तो बच्चों से जब
ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं तो वो सबसे ज्यादा कहते हैं कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। क्यों साथियों? शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों से। तो बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। दूसरी बात आती है आपकी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हो गई, बाद में आती है लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपको क्या पूछा है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत विशेष रूप से ध्यान रख लेना। तो लिखिए इसके लिए भी, लिखित रूप से भाषा की सबसे ये क्या है? ये आपकी साथियों बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगी? वर्ण ही होगी साथियों, बिल्कुल वर्ण ही होगी, क्योंकि वर्ण भी क्या है? लिखित रूप से लिख क्या सकते हो, वर्णों को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण ही होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई किस रूप से? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मौखिक रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो साथियों ध्वनि होती है। क्या होती है? तो आपके स्वर जो होते हैं, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं। यानी ध्वनि जो होती है वो ध्वनि, कहते हैं ना किसी भी वर्ण के अंदर क्या मौजूद होती है? ध्वनि बिल्कुल मौजूद होती है साथियों। तो बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? उसका चेंजेस आ जाएगा कि ध्वनि जो होती है ना वो डायरेक्टली वर्णों के साथ में क्या हो जाती है? उच्चारण उसका होता रहता है साथियों। तो बिल्कुल का उच्चारण हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर, अब जब वर्ण तो आ गए, ध्वनि भी आ गई, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अर्थ किसका होता है? शब्द का होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। क्या होगी? शब्द जो होंगे वो सबसे छोटी इकाई होगी किसकी? अर्थ के आधार पर। और लास्ट आपका भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर। भावार्थ के आधार पर भाषा की, भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? कुल भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है साथियों? वह वाक्य होती है। क्या होती है? याद रख लीजिएगा। ये थी हमारी के बारे में, व्याकरण के बारे में जानकारी। यहाँ पर व्याकरण के बारे में विशेष रूप से अच्छे से जानकारी ली। इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है देख लीजिए वापस कि व्याकरण के अंग 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में कचटता यानी सभी वर्ण आ जाते हैं। शब्द विचार में वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। वाक्य विचार में जो शब्दों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब बात आती है, इसी के अंदर प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? वर्ण होती है। मौखिक रूप से बोलने के तरीके से, बोलने के रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। बिल्कुल के बारे में, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
कि वर्ण विचार क्या होता है, क्या इसमें आता है, उन सभी के बारे में क्या लेंगे हम लोग जानकारी। वर्ण क्या आएगा, वर्ण विचार। अब चलते हैं हम लोग वर्ण वर्ण विचार के अंतर्गत किस प्रकार से इसका गठन होता है, उस सभी के बारे में क्या लेंगे हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले वर्ण विचार के अंदर जो आता है वो देखते हैं हम लोग कि यहां पर वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है यहां पर। अब वर्णमाला के बाद में क्या आता है, वर्णमाला से निकलता है और वर्णमाला के अंदर होती है सबसे पहली चीज, वर्णमाला का जो गठन होता है वो कैसे होता है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। जो वर्णों के उच्चारण जब करते हैं तो एक ध्वनि अलग से निकलती है, जैसे तो इसके अंदर ध्वनि जो मौजूद है वो अ की ध्वनि मौजूद है। किसकी ध्वनि मौजूद है, अ की ध्वनि। और ध्वनि से, ध्वनि किसमें होती है, तो वर्णों में मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है, वर्णों के अंदर मौजूद होती है। बिल्कुल साथियों, वर्णों के अंदर मौजूद होती है। एक बार नोट कीजिए, ध्वनि के अंदर क्या होता है, वर्ण होता है। ध्वनि क्या होता है, वर्ण होता है। नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं ध्वनि से क्या, ध्वनि से वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और वर्ण के बाद में क्या आता है, वर्ण के बाद में हमें पता ही है कि वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, हमने देखा ही था, शब्द पद। क्या बनते हैं, शब्द पद। क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। मैंने पहले ही कहा था, पहले ही देख चुके थे हम लोग। ध्वनि होती, वर्णमाला का निर्माण जो होगा वो कैसे होगा, वर्णमाला में ध्वनि होगी। ध्वनि के बाद में, ध्वनि इसमें होती है, वर्णों के अंदर होती है, और वर्णों से मेल से क्या बनती है, क्योंकि ध्वनि के मेल से वर्ण बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द पद बनते हैं, और शब्द पद के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं, वाक्य पद। क्या बनते हैं, या वाक्य पद कह सकते हो इनको, वाक्य पद बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों, वाक्य पद बनते हैं या वाक्य बनते हैं। और वाक्य से ही किसका गठन होता है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे होता है हमारा भाषा का गठन। किसका गठन होता है, भाषा का गठन होता है। और भाषा के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि भाषा के जो रूप होते हैं वो दो रूप कौन कौन से होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। एक रूप तो होता है आपका कौन सा, मौखिक, और एक होता है लिखित। कौन सा, मौखिक, और दूसरा होता है लिखित। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये दोनों रूप आपको क्या याद रखने होंगे, बिल्कुल भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक रूप होता है और एक क्या होता है, लिखित रूप होता है। ये हो गया वर्णमाला। वर्णमाला का जो गठन होता है वो ध्वनि, ध्वनि के मेल से वर्ण बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द पद बनते हैं, शब्द पद के बाद में वाक्य पद बनता है, और वाक्य पद के बाद में, या वाक्य पद ही कह सकते हो, वाक्य कह सकते हो, और वाक्य पद से ही क्या बनती है, भाषा बनती है। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और मैं वहां पर सबको बता ही चुका हूं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट क्लास के अंदर भी बता चुका हूं कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी अगर इकाई पूछ ले, किसके रूप से, मौखिक रूप से भाषा की सबसे तो छोटी, छोटी इकाई क्या होती है, छोटी इकाई, वो होती है क्या, ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनि है। तो लिखित रूप से भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई आपसे पूछते तो आपको अभी बता चुका हूं क्या थी, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ये क्या हो जाएगी आपकी, वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, ये थी आपकी वर्ण विचार के अंदर वर्णमाला। वर्णमाला में से ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द पद, शब्द पद से वाक्य पद, और वाक्य पद से भाषा का निर्माण। भाषा दो प्रकार की, मौखिक और लिखित। छोटी इकाई इसकी ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ये तो इनके बारे में हो चुका है। अब पढ़ते हैं हम लोग वर्णों के बारे में, वर्ण क्या होते हैं, उनसे क्या बनता है, उन सभी के बारे में।
वर्ण के बारे में वैसे मैं पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। जिसके क्या नहीं हो सकते, जिसके और अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्या नहीं हो सकते हैं साथियों, अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, वर्ण। अगर डेफिनेशन, वैसे साथियों डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमारे याद रखने के लिए हम क्या रखेंगे, इसको याद रख सकते हो। तो देखिए, वर्ण लिखित रूप से भाषा की रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई के और अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अत्यधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के बारे में पहले ही बता चुका हूं क्या होते हैं वर्ण। जैसे मैं अगर उदाहरण में अगर लिखना चाहो तो उदाहरण में लिख सकते हो आप लोग कि जैसे, जैसे में क्या क्या आएगा इसके अंदर, क च ट प, ये और भी बहुत सारे वर्ण आप लिख सकते हो, य र ल ये वगैरह, य र, इस प्रकार के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के बाद में आती है ध्वनि, जो मैं बता ही चुका हूं कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो मौखिक रूप से होती है। किसकी, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे आपसे तो कौन सी है, वो ध्वनि कहलाती है, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब बात आती है वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, सबसे मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि एक वर्ण में क्या होता है और ध्वनि में क्या होता है। ठीक है ना, याद रखना कि वर्ण में अंतर क्या होता है, ध्वनि में अंतर क्या होता है। तो इसको सबसे मेन चीज में समझना आप लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि में क्या अंतर होता है। तो दोनों देखना, वर्ण और वर्ण और वर्ण और देखना। अब बात आती है वर्ण और ध्वनि में। देखना, मैं एक पूरा शब्द ले रहा हूं, उसमें से आपको वर्ण भी बताना, उसमें ध्वनि कितनी है वो भी बतानी। जैसे मैं शब्द ले रहा हूं आप लोगों के लिए, कमला, क्या लिया मैंने, कमला। अब अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे कि इसके अंदर ध्वनि कितनी है और इसके अंदर वर्ण कितने, दोनों ही चीजें, ध्वनि कितनी है और वर्ण कितने हैं, तो देखना, क, ये देखना दोनों ही अलग अलग कर रहा हूं मैं, ध्वनि और वर्ण। अब देखना, ध्वनि के अंदर देखना, क, म, ला, ये तो क्या हो गई, ध्वनि हो गई, ये तो ध्वनि हो गई हमारी। अब बात आती है इसके अंदर अगर वर्ण पूछ ले तो ध्वनि, ध्वनि कितनी है, तीन, ध्वनियां कितनी है, तीन है। लेकिन अगर वर्ण पूछे इसमें तो वर्ण कितने होंगे, इसमें 6 वर्ण होंगे। अब 6 वर्ण कैसे, पहले सबसे पहले क, लेकिन क के अंदर स्वर भी मौजूद है, ये अ, म प्लस ये हलंत लगेगा साथियों, क्योंकि सबके अंदर स्वर मौजूद है। क्या मौजूद है, स्वर मौजूद है। लेकिन वो ध्वनि के अंदर क, ये ध्वनि हो गई, इसके अंदर क्या आ रहा है, ध्वनि रूप आ रहा है, ध्वनि भी मिक्स में आ रही है। लेकिन वर्ण अगर पूछ ले तो वर्ण इस प्रकार से क प्लस अ प्लस म प्लस अ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा ला, तो इसमें क्या आएगा, ल प्लस आ, ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, कमला। तो आपसे पूछ ले कि वर्ण कितने, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो क्या हो गए इसके अंदर, कमला के अंदर वर्ण हो गए। और ध्वनि कितनी हो गई, ध्वनि 3 हो गई। ये शब्दों के अंदर और कोई भी शब्द ले सकते हो आप लोग, राम ले लो, राम में क्या कितने वर्ण आएंगे, तो कमला में अगर राम के अंदर आपसे ध्वनि पूछ ले तो रा यानी 1, और म तो म 2, तो क्या हो गई ध्वनि। और अगर वर्ण पूछ ले तो रा, र प्लस आ प्लस म प्लस
यानी 4 क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। तो ये थी आपकी वर्ण और ध्वनि के अंदर का अंतर, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया साथियों। चलिए, ये था हमारा वर्ण और ध्वनि के बारे में जानकारी जो हमने यहाँ पर ली साथियों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अक्षरों के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्णमाला के बारे में, नेक्स्ट और भी बहुत सारी जैसे शब्द, वाक्य, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों। वापस मिलेंगे नई क्लास के साथ में, नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। लेकिन सभी से निवेदन है कि आप सभी को क्या करना है, ABY का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करना है और अपने सभी साथियों तक पहुंचाना है, क्योंकि आने वाले टाइम का ये ऐप या ये प्लेटफॉर्म आप सभी का भविष्य बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको क्या देने वाली हैं, आपको ज्ञान देने वाली हैं, और वो भी निःशुल्क आपको ज्ञान दिया जा रहा है साथियों। तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा और आपके अपने भविष्य को बदलते रहिएगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसके लिए लाया गया है, उन बेरोजगारों के लिए लाया गया है जिनको हर पल क्या सुनना पड़ता है, ताना सुनना पड़ता है, और हर इंसान उनको लूटने की कोशिश करता है। उसी के लिए ABY आया है, और ये ABY आपके लिए क्या लेके आया है, यहाँ पर तैयारी का एक सुनहरा अवसर। तो साथियों, मिलेंगे वापस हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।